तो काम करो, तुम लोग इस तरफ से आ जाओ, थोड़ा सा इस तरफ, तुम भी थोड़ा इस तरफ आ जाओ, ठीक है। इस पीछे आ जाओ, थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, गुड गुड गुड, तुम तो जैसे आज हमारा जो है क्लास 11 का फर्स्ट लेक्चर होगा, पहला जो क्लास होगा। और पहली क्लास में ऐसा कुछ खास मतलब पूरा एडवांस नहीं करेंगे हम, एकदम सीधा साधा टॉपिक चुनेंगे जो कि एक ब्रिज कोर्स की तरह काम करने वाला है, ठीक है, एकदम बेसिक। तो चैप्टर का नाम ही होगा मतलब बेसिक मैथमेटिक्स। तो एक क्वेश्चन मैं ये मतलब बोलना चाहता हूँ कि जैसे ये चैप्टर होगा, तुमको तुम्हारा जो नॉर्मल बुक्स है, जैसे बोर्ड लेवल का जो भी बुक्स होगा उसमें शायद नहीं लिखेगा। मैं अगर एनसीईआरटी की बात करूँ, आरटीआरएस की बात करूँ, तो उसमें शायद ये तुमको नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन कोई भी अगर तुम स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल्स के बारे में बात करोगे या फिर अच्छे लेवल की बुक्स जो संगीत की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो उसमें ना ये चैप्टर तुमको दिख जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हमारा शुरुआत का चैप्टर है, इससे हम आज स्टार्ट करने वाले। इसमें क्या क्या होगा बेसिकली, पहले हम थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम के बारे में रिवाइज करेंगे, फिर पॉलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे, इक्वेशंस के वगैरह, इक्वेशंस होगा, आइडेंटिटीज होगा, ये सब कुछ चीजें यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की थोड़ा बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि मैथ में ना पूरा एकदम सबसे पहले तुमको क्या मिला था, नंबर सिस्टम। अच्छा एक बात बताओ, जो गॉड नंबर होगा मतलब जो पहला एकदम सुप्रीम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ना मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर से क्लासिफिकेशन देखूं, ठीक है, जिस चीज, हाँ वेरी गुड, पहला आएगा सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सबसे पहला आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका दो पार्ट, ठीक है, उससे दो चीज आएगा, एक होगा तुम्हारा रियल नंबर, एक होगा तुम्हारा इमेजिनरी नंबर। अब इसको कुछ लोग इमेजिनरी बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आ सकता है, सर हमने तो पढ़ा है कि यार रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर दो अलग अलग चीज है, तो आप बोल रहे हैं कि रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जो भी नंबर तुम सोच रहे हो मन में, कुछ भी सोचो तुम, मैं अगर 2 सोचू, 3 सोचू, 4 सोचू, ये जितने भी नंबर थे, क्या वो रियल नंबर है? हाँ। क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, डेफिनेटली हाँ। क्योंकि कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं डिफाइन करने जाऊं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक आयोटा चाहिए होगा, ठीक है, जहां से ये सब चीजें शुरुआत होती है। इमेजिनरी नंबर का जो शुरुआत होता है वो यहाँ से होता है कि सर कहीं से अगर रूट के अंदर -1 आ जाए तो हम डगमगा जाते हैं कि इसका क्या करें, इसका कोई सोल्यूशन है नहीं हमारे पास। तो उस मुताबिक इसको हम एक नाम दे देते हैं, आई, आई फॉर आयोटा, ठीक है। अभी ये अगर मेरे पास आयोटा आ गया, तो इसके जरिए मैं कोशिश करता हूँ सारे नंबर्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ रूट ओवर ऑफ -6, सिर्फ रियल नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो ये कुछ एग्जिस्ट करेगा, रूट अंडर -6 ये एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। लेकिन इसको डिफाइन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस आयोटा, ठीक है। किस तरह से? 6 इंटू -1, अब आई इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ -1, तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो आई स्क्वायर, तो रूट 6 इंटू आई, ठीक है। तो कोई भी तुम अगर नंबर पकड़ लो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ लो, जिस पे आयोटा रहेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। क्या बात क्लियर है? जिसको लिखने के लिए आई की जरूरत है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। एक जनरल फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कुछ ऐसा है, a प्लस बी इंटू आई, ठीक है, वेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या बात समझ में आ रही है? ए बी क्या है, तुम्हारा रियल नंबर होगा, और a प्लस बी आई का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म है, वो चीज क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्योंकि ए बी दोनों रियल नंबर है, तो किसी ने अगर अपनी मर्जी से यहाँ पे b इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो उसका
सिर्फ ए रह जाएगा जो कि एक प्योरली रियल नंबर है, हालांकि वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्पेशल केस हुआ ना। और जो प्योरली इमेजिनरी है उसमें क्या है, उसमें ए इक्वल टू 0 होगा, फिर सिर्फ बी आई का पार्ट रह जाएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं 2i 3i √17 इंटू आई 61 इंटू आई, ये जितने भी टर्म मैंने लिखे एलिमेंट्स लिखा है उसमें कुछ रियल पार्ट है नहीं ना, रियल पार्ट यानी ये चीज। अगर मैं बात करूं a प्लस बी आई का, देखो a जो है वो i के साथ नहीं है कनेक्टेड, तो a को मैं क्या बोलता हूँ, रियल पार्ट, ठीक है। हालांकि a b दोनों ही रियल नंबर है, a b दोनों ही रियल नंबर है, ठीक है, लेकिन क्योंकि b i के साथ है इसलिए b को मैं क्या बोलूंगा, हाँ, ये तो वही बात हो गया ना कि मतलब तुमने कुछ नहीं किया लेकिन तुम जिसके साथ बैठा उसने कुछ गड़बड़ कर दिया क्लास में, फिर आके टीचर तुमको भी डांटेगा उसको भी डांटेगा, तो बात वही है, ये है रियल नंबर लेकिन क्योंकि आई के साथ है तो ये भी क्या कहलाएगा, तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये थोड़ा बेसिक सा हो गया, नंबर सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं। अभी क्या फिर से रियल नंबर का दो हिस्से में पढ़ सकता हूं मैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या क्या होगा फिर? रैशनल एंड इरेशनल। तो ये अगर मैं बात करूं यहां तक हो गया, इसके बाद का अगर मैं बात करूं रैशनल इरेशनल, वो जो चीज है वो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पे, राइट। क्या है क्राइटेरिया रैशनल नंबर बनने का? कोई भी नंबर उठा के देख लो जिसको अगर मैं p बाई क्यू उस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकता हूँ तो ये चीज क्या कहलाएगा, जहां पे p और q क्या है, p और q क्या है ना, p नॉट इक्वल टू 0 q, p 0 होगा, मेरे को क्या p को 0 होने दो। रैशनल नंबर बनने के पहले तुमको ये कंडीशन मानना पड़ेगा कि उसको मैं p बाई क्यू इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है, जहां पे डेफिनेटली q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा एंड p q दोनों दोनों क्या होगा, को प्राइम इंटीजर, ठीक है। अभी सर एक को प्राइम क्या है, को प्राइम वो चीज है दो इंटीजर जिसका HCF 1 है, मतलब एक को छोड़ के कुछ और इन दोनों में कॉमन फैक्टर है और नहीं है, नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं 2/3 तो 2 और 3 के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है 1, और कुछ है, मतलब सीधे सीधा बोलो ना सर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्मेट में ले जाऊं, हाँ वही बात है, वही है तुम्हारा रैशनल फॉर्म। क्या बात समझ में आ रहा है? और तुमको अगर याद है क्लास 9 की अगर मैं बात करता हूँ ना तो वो सारे क्वेश्चंस बहुत फेमस थे 9 और 10 के लिए। कौन सा क्वेश्चन मालूम है? वो जो था प्रूव करो कि यार √2 इरेशनल है, हाँ √5 इरेशनल है, तुम कर रहे थे ना उस तरह क्वेश्चन, एक बार याद करके देखो, उसमें भी हमने वही चीज डाला था जो अभी मैंने बात किया, ठीक है। को प्राइम का जो कॉन्सेप्ट है मैंने उस टाइम में भी यूज किया था। जैसे जैसे मान लो मैं अगर तुमको अभी बोलूं, एक थोड़ा सा मतलब रिवाइज होना है, ठीक है, क्योंकि जो हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू बी शार्प। तो 10 से उठा के 11 का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, मैं अगर लिख दूं √2 क्या है, इरेशनल है, इसको प्रूव करो, तो तुम्हारा अप्रोच क्या रहेगा, तुम क्या अप्रोच करो? हाँ पहले तो हम ये लिख देंगे कि सर √2 इरेशनल है ही नहीं, √2 क्या है, रेशनल है। पहले हम एज्यूम करेंगे कि सर √2 रेशनल है, फिर बोलेंगे यार सर जो एज्यूम किया था वो तो गलत हो गया, ठीक है। मतलब बात ये है कि यार किसी बच्चे को अगर अच्छा प्रूफ करना है, यह बुरा प्रूफ कर खराब प्रूफ करना है, तो पहले इसको अच्छा मान लेंगे, फिर बोलेंगे ये जो काम कर रहा है सर वो अच्छा बच्चा नहीं करता, फिर उसको हम खराब बोल देंगे। बात तो हो गया ना ऐसा। जैसे मैं ऐसा लिख दूं कि √2 एक रेशनल नंबर है, वो मैंने एज्यूम कर लिया, लेट अगर रेशनल नंबर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं p बाई क्यू, हो जाएगा क्या? अब इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है, 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू क्यू स्क्वायर।
अब मेरे को एक बात बोलो, ये जो चीज है 2 × Q², ठीक है, वो क्या है बेसिकली? हाँ, इवन, मतलब कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली क्या होगा, इवन नंबर होगा। अच्छा, किसी नंबर का स्क्वायर अगर इवन नंबर है तो वो नंबर खुद क्या होगा? हाँ, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा ना, कोई ऑड नंबर का स्क्वायर इवन होता है कभी नहीं। तो यहाँ से एक चीज तो सर समझ में आ गया है मेरे को, क्या कि सर ये जो p² है, p है, वो एक इवन नंबर है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो अगर p इवन नंबर है तो मैं इसको मान के चलो 2k1, क्योंकि इवन है। अब p का तो सर आ गया समझ में, p 2k1 है, वो चीज यहाँ से लेके मैं यहाँ पे बैठा दूं, कुछ तो हो रहा है। 2k1 होल स्क्वायर मतलब 4k1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2q², 2 से 2 कट, फिर q² इक्वल्स टू 2k1 स्क्वायर, फिर वही बात, 2 का मल्टीपल यानी q² भी क्या है मेरा, इवन। तो q² अगर इवन है, q भी क्या होगा, तो q इक्वल्स टू इवन मतलब q इक्वल्स टू 2k2। अब q की p और q दोनों इवन नंबर है, तो दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर, 2। लेकिन भाई साहब तुमने तो बोला था कि रैशनल है। हाँ सर, तो रैशनल होने पे ये p/q है, ठीक है, तो p/q क्या होगा, को प्राइम होना चाहिए तुम्हारे डेफिनेशन के मुताबिक। तुम पहले बोले थे p और q को प्राइम है, एक को छोड़ के और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, अब जाके बोल रहे हो सर है 2 है, नहीं चलेगा, ये दोगलापन नहीं चलेगा। तो क्या ये चीज है सही है? नहीं, तो ये सही नहीं है तो पूरा ये कुछ सही नहीं है, मतलब यहाँ पे ही गलत है, मतलब ये रैशनल है। तो वो कॉन्सेप्ट जाके, ये कोप्राइम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी यूज होगा। तो लिख लो, ये सब क्वेश्चन लिख लो थोड़ा सा। नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा लिख लो, एक फिर मतलब क्वेश्चन दूंगा मैं, थोड़ा इसको लिख लो पहले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम की थोड़ी बात है, ये तुमको ऑलरेडी पता है। फिर एक काम करो, एक चीज लिख लो, पॉलिनोमियल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हम क्लास 8 से पढ़ रहे हैं, 8 9 10 तीनों क्लास में बहुत पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पहले तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्या ये पॉलिनोमियल है x+1/x? क्या ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं? ये है पॉलिनोमियल या फिर नहीं है? अरे वो छोड़ो, तुम ये मेरे को ये बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है? यस, इट इज ए पॉलिनोमियल। तुम्हारा क्या आंसर है? तुमको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल, ठीक है। एक चीज सुन लो, पहले तुम जो लिखोगे ना, जहाँ पे वेरिएबल रहेगा, जहाँ पे एक्स वाई जेड एबीसी वेरिएबल रहता है, नंबर रहता है, उसको मैं क्या कहता हूँ? उसको मैं कहता हूँ सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, वो चीज पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, ठीक है, आ रहा है बस समझ में? यहाँ पे एक्स का जो पावर है नेगेटिव में गया है ना, वो चीज पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा दोस्त। पॉलिनोमियल होने के लिए पावर नॉन नेगेटिव होना बहुत ही जरूरी है। क्या बात समझ में आ गया? क्योंकि हम डिग्री डिफाइन करते हैं ना, डिग्री, ठीक है, हम डिग्री डिफाइन करते हैं ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, पेंटिक, सेक्सटिक, हेप्टिक, ऑक्टिक, नॉनिक, डिसिस, अनडिसिस, बाइडिसिस, उसके बाद नाम नहीं है, 13 डिग्री, 14 डिग्री, ऐसे करके। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डिग्री डिफाइन करता है तो इसका तो सर -1 पे आ जाएगा पावर, फिर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। तो अगर ये पोलिनोमियल नहीं है तो कुछ नाम तो होना चाहिए इसका, सिर्फ एक्सप्रेशन से काम थोड़ी बनेगा। तो इसका क्या मैं नाम दूं? इसका मैं क्या नाम दूंगा? इसका मैं नाम ये दे सकता हूँ, देखो थोड़ा सा, इसको अगर मैं एलसीएम करने बैठ जाऊँ ना, तो नीचे x ऊपर में x² + 1। अभी तुम देखो यह एक फ्रैक्शन की फॉर्मेट में आ रहा है, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर दोनों ही तुम्हारा पॉलिनोमियल है, ठीक है।
न्यूमरेटर जो है वो क्वाड्रेटिक है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, लीनियर है। मतलब दो पॉलिनोमियल का जो रेशियो के फॉर्मेट में है तो इसको मैं रैशनल फंक्शन कहता हूं भाई। इसको क्या कहता हूं, रैशनल। अब क्योंकि ये मतलब एक्सप्रेशन है तो इसको मैं रैशनल एक्सप्रेशन और रैशनल फंक्शन भी बोल सकता हूं। क्या बात समझ में आ गया कि इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल तुम्हारा नंबर सिस्टम की तरह है कि सर दो इंटीजर का अगर रेशियो आ रहा है तो इसको मैं क्या कहता हूँ, रैशनल नंबर कहता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स का रेशियो है तो इसको मैं क्या कहूंगा, रैशनल एक्सप्रेशन कहूंगा। क्या बात समझ में आ गया? देखो वही चीज है, मतलब घुमा फिरा के ना तुम्हारा जेई का जो सिलेबस होगा, मैं अगर थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू डाल दूं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बीच में तुम्हारा जेई को रख दिया, ठीक है, और इसको मैं ऐसे बोल दिया कि पूरा जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, मैं अगर सिर्फ जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, जेई यानी जेई मेंस एंड एडवांस, ओलंपियाड की बात मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जेई के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे पहला जो रहेगा एलजेब्रा रहेगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो रहेगा तुम्हारा क्या रहेगा, ट्रिगो रहेगा, ट्रिगो रहेगा, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, कैलकुलस रहेगा। यहाँ पे जो तुम्हारा रहेगा वो रहेगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा रहेगा वो रहेगा तुम्हारा, कुछ लोग स्टेट्स को अलग से लिखते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। कुछ लोग अलजेब्रा में डाल देते हैं, कुछ लोग वेक्टर थ्री को अलग से लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, यहाँ से तुम्हारा पूरा मैथ सिलेबस डिवाइडेड है इन्हीं 5 हिस्सों में, अलजेब्रा, ट्रिगो, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, वेक्टर थ्री। अब बात यह है कि थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि ये जो अलजेब्रा है उसका तो शुरुआत सर बहुत पहले से हो गया था ना हमारा लाइफ में। क्लास 6, 7, 8 से अलजेब्रा का शुरुआत हो गया था। वेरिएबल जिस दिन से पहली बार सुना था, ठीक है। अब जिस दिन हम पहली बार एक्स वाई जेड लेके खेल रहे, मतलब वो एक्स नहीं, वो एक्स तो बहुत लोगों का बहुत पहले बन गया था, मैं उस एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा किताबों में जो एक्स है, राइट, एक्स वाई जेड, उसका जब से इंट्रोडक्शन हुआ था तब से भाई अलजेब्रा स्टार्ट है। और ये जो ट्रिगो है वो भी क्लास 9, 10 में स्टार्ट हो जाता है, आईसीएससी में 9, 10 सीबीएसई में 10 में। ये कैलकुलस नया स्टार्ट हो गया, 11 में नया, बिल्कुल नया। कोऑर्डिनेट भी स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है, बहुत पहले। वेक्टर थ्री भी थोड़ा थोड़ा नया, थोड़ा थोड़ा पुराना हुआ, ठीक है, उसका भी कुछ है। हाँ, तो अभी जैसे ये चीज है, मैं इस पे ना कुछ ये बोलना चाहूंगा। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, कोनिक, मतलब कोनिक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है, ये अपने आप में रिवॉल्व होता है, ठीक है। मतलब कोई अगर तुम एल्जेब्रा का क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत ही रेयर चांस है इस पे कोनिक का कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा, बहुत रेयर चांस है, कुछ क्वेश्चन है, कम है। वेक्टर थ्री का कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा दूसरे चैप्टर्स में हेल्प नहीं करेगा। अगर तुम कैलकुलस कर रहे हो ना, कैलकुलस कर रहे हो तो उसमें एल्जेब्रा भी यूज होगा, ट्रिगो भी यूज होगा, और जो एक पार्ट है, मतलब स्पेशली जो एक पार्ट है टेंजेंट नॉर्मल, उस पे तो तुम्हारा कोनिक भी यूज होगा। ये जो ट्रिगो है वो मतलब अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, उसमें एल्जेब्रा भर भर के यूज होगा। और एल्जेब्रा सबको मतलब सबको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता रहेगा, एल्जेब्रा सब में रहेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का जो खासियत है वो अलग अलग नहीं है। तुम एक क्वेश्चंस को डिवाइड नहीं कर सकते ना, ये उस चैप्टर से है। सुबह मैंने एक क्वेश्चन किया था क्लास में, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, तुम बिलीव नहीं करोगे, पूरा यहाँ से शुरू होकर मेरा मेरा पूरा बोर्ड लग गया था। 4-5 पार्ट में सॉल्व किया था इसको, मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। सिर्फ लास्ट लाइन में जाके प्रोबेबिलिटी यूज हुआ, सिर्फ लास्ट लाइन में, एक लाइन में।
क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कर रहा हूँ, वो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ लास्ट लाइन में यूज हुआ था, बाकी जितने भी पार्ट थे सीक्वेंशियल सीरीज का दो कॉन्सेप्ट, एपी का कॉन्सेप्ट था और एएमजीएम का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर कहीं जाके सेट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, पीएनसी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो ये जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट का जो मिक्सचर होता है ना मैथ में, वही मैथ को सबसे खूबसूरत बनाता है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट का जो मिलाव है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं दिखता, मतलब थोड़ा इतना तो नहीं होता डेफिनेटली, वो मैथ में होता है, और एडवांस में तो बहुत ज्यादा होता है, मेंस में थोड़ा कम होता है, एडवांस में ये मिलाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमको भी जब प्रैक्टिस करना है ना, तो दो तीन टॉपिक ऐसे मिला के क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले से ही, नहीं तो एडवांस में जाके अचानक से ऐसे क्वेश्चन दिखोगे तो क्लिक नहीं होगा, थोड़ा घर से ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा। सर कहाँ पे मिलेगा? मॉड्यूल्स पे मिल जाएगा तुमको। इसको छोड़ के भी मैं कुछ एक्स्ट्रा तुमको शीट्स प्रोवाइड करूंगा, डीपीपीस प्रोवाइड करूंगा, वहां पे भी तुमको मिल जाएंगे ऐसे एडवांस लेवल की क्वेश्चन, पैटर्न टू पैटर्न की क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी ये तो हो गया कुछ ऐसी बात है, ठीक है, कुछ हाँ, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल के बारे में और भी कुछ बातें हैं, जैसे डिग्री की अगर मैं बात करूं, तो डिग्री क्या है बेसिकली, जो हाईएस्ट पावर होता है ना, ठीक है। तो एक काम करो, एक पॉलिनोमियल ऐसे लिख लो, लिखो ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल having having degree n, having degree n can have at most can have at most n number of roots। देखो मैं ना पूरा क्लास 11 में अभी तक घुसा नहीं, ये जो बेसिक मैथ का चैप्टर है वो बेसिकली एक ब्रिज कोर्स की तरह काम करता है, वो कुछ कुछ 10 से लेके तुमको 11 पे ले जाएगा, राइट, इसलिए इसका नाम है ब्रिज कोर्स। तो सर इसका ये जो लाइन मैंने लिखा है वो भी मैं क्लास 10 के बेसिस पे लिख लिया, क्या मतलब इसका क्या है, मतलब क्या है इसका, रूट्स तो पता ही है हमको। अगर मैं जियोमेट्रिकली डिफाइन करने जाऊंगा तो कोई भी कर्व है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी ग्राफ है, उसका रूट क्या होता है, जिस पॉइंट पे वो एक्स को कट करता है ना, ये तो बात है। एक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितना है एन, उसका एटमोस्ट एन नंबर ऑफ रूट रहेगा, ये मानते हो? सही है ये बात? गलत है ये गलत है बात, ठीक है। वो एटमोस्ट एन नंबर ऑफ रूट्स है, ठीक है। ये गलत नहीं है, ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, सो लेट्स मेक इट कंप्लीट, राइट। और इक्वेशन, देखो इक्वेशन और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पता है ना, एक एग्जांपल दो आइडेंटिटी का, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है ना। तो ऐसे करके जो इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं, और देखो एकदम सिंपल सिंपल बातें आज मैं करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं, तो क्या तुमको इन दोनों में कुछ दिक्कत पता है, कुछ दिक्कत नहीं, सॉरी डिफरेंस पता है? इक्वेशन का जो चेहरा है, जो स्ट्रक्चर, वो कैसा है, यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, यहाँ पे बीच में क्या इक्वेशन रहेगा, इसका क्या स्ट्रक्चर है, वही है ना, सेम ही है ना, इसका भी वही है, सेम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन सर जो बेसिक डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं है कि इसका जो है वो कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए सही होगा, हर चीज के लिए वो सही नहीं होगा, और इसका जो है भाई साहब वो हर चीज के लिए सही होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो मुझे पता है, बैक ऑफ द माइंड, ये सिर्फ दो वैल्यू के लिए सही है। कौन सा दो वैल्यू? x इक्वल्स टू, अरे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल पे निकलना है। x इक्वल्स टू 2, x इक्वल टू 3 है,
2 और 3, राइट। ये इन दोनों वैल्यू को छोड़ के कुछ और तुमको मिलेगा जिसके लिए ये सही है? डेफिनेटली नॉट। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि सर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स को तुम कुछ भी बैठा दो यहाँ पे 0 ही होगा। या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसका भी कुछ सेम ही रहता है, हर चीज के लिए सही है। तो बेसिकली इसका नंबर ऑफ रूट्स अनलिमिटेड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसका एक फाइनाइट वैल्यूज रहेगा रूट्स के नंबर। क्या बात समझ में आ गया? तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, अगर एक पॉलिनोमियल, ठीक है, एक पॉलिनोमियल जो है वो कोई इक्वेशन फॉर्म करेगा जाके, तो उसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट रहेगा वो n होगा, उसका डिग्री के बराबर। लेकिन अगर वो आइडेंटिटी फॉर्म करेगा तो उसका रूट का कोई हिसाब होगा, बेहिसाब रूट होगा। फिर इसको मैं दो हिस्से में लिख सकता हूँ स्टेटमेंट में। अच्छा, तो यहाँ पे एक नंबर दिया और दूसरा नंबर यहाँ पे दिया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स फॉर आइडेंटिटी। क्या बात समझ में आ गए या इसमें कोई डाउट्स है? लिख लो ये चीज थोड़ा सा, ओके है ना पूरा? कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा इसको लिखो, मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? थोड़ा इसको लिख लो। चलो, तो अभी ये जो सवाल है, ठीक है, इस सवाल में क्या दिया है हमको, ये एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन देके मेरे को बोला इसको क्या प्रूफ करने के लिए, आई हैव टू प्रूव दैट इज एन आइडेंटिटी, करेक्ट? तो आइडेंटिटी प्रूफ कब होगा? इसको छोड़ो, मैंने थोड़ी देर पहले तुमको एक स्टेटमेंट लिखाया था। क्या स्टेटमेंट था सर ये? थोड़ा बैक में जाओ। कोई पोलिनोमियल है हैविंग डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n नंबर ऑफ रूट्स फॉर इक्वेशन, और वही अगर आइडेंटिटी हुआ तो उसका तो कुछ भी रूट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो उसका मैक्सिमम रूट कितना होगा? तो अगर तुमको कहीं पे एक क्वाड्रेटिक का दो से ज्यादा रूट दिख गया तो तुम क्या बोलोगे, वो चीज क्या हो जाएगा? क्या ये बस समझ में आ गया? कहीं पे अगर तुमको एक क्वाड्रेटिक का दो से ज्यादा रूट दिखने को मिल गया तो तुम क्या बोलोगे कि वो सिर्फ इक्वेशन नहीं है, वो क्या है? एवरी आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन बट एवरी इक्वेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये चीज तुमको याद रखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट लिखो, अगर कोई आइडेंटिटी है तो इसका तो रूट कितना भी नंबर ऑफ हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वही क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है? अभी मेरे को एक सिंपल सा बात बताओ कि ये जो x का है डिग्री कितना होगा भाई? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक है, दो है। अगर मैं किसी तरह से इसको ये प्रूफ कर दूं कि सर ये दो से ज्यादा वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? आइडेंटिटी बोल दूंगा। तो मेरा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो किस चीज पे जा रहा है? इसको मुझे ये दिखाना है, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक है, अगर इक्वेशन होता तो सिर्फ दो होता रूट, मेरे को किसी भी तरीके से इसको दिखाना है दो से ज्यादा रूट, ताकि मैं इसको आइडेंटिटी बोल सकूं। दैट इज माई थिंकिंग अप्रोच। आर यू एग्री विद मी और नॉट? क्या ये बात समझ में आ रहा है कि इसमें कोई डाउट है? चलो, अभी इसमें क्या है, सी माइनस है। तो अगर मैं पहली बात x इक्वल टू माइनस सी पुट करूं इक्वेशन पे, तो माइनस सी प्लस सी 0, यहाँ पे माइनस सी प्लस सी 0, यहाँ पे माइनस सी प्लस है ए माइनस सी, ए माइनस सी कट, ठीक है, बी माइनस सी 1। क्या सेटिस्फाई हो गया? क्या बात समझ में आ गया? x इक्वल टू माइनस बी यहाँ पे पुट कर दो, फिर माइनस बी प्लस बी 0, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी 0, यहाँ पे माइनस बी प्लस है, तो माइनस बी प्लस है कट कट, माइनस बी प्लस सी कट 1। तो क्या ये भी सेटिस्फाई हो गया?
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइनस ए पुट कर दो तो माइनस ए प्लस बी, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ये माइनस से प्लस से कट, माइनस से प्लस से कट 0, ठीक है। तो 0 0 1, क्या ये भी सीरीज पे होगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो खरे खरे मुझे 3 वैल्यू मिल गया और बात हो रही है क्वाड्रेटिक की, तो डेफिनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इक्वेशन। इक्वेशन का एटमोस्ट रूट कितना था? 2, इसका कितना आ गया? 3। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? आइडेंटिटी बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलने का तो बोल दो, हेंस प्रूव्ड कि दैट इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। चलो इसको फटाफट खींच लो, फिर आप अगली तरफ पूरा भरेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिर एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात कर दूं बेसिक मैथ में ना, तुमको मॉड्यूलस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है, मतलब मॉड्यूलस को हम क्या बोलते हैं? मैथ्स का फिल्टर बोलते हैं ना, फिल्टर। जैसे फिल्टर का काम क्या होता है कि इसमें तुम अच्छा पानी डालो या फिर गंदा पानी डालो, जो भी डालो, तुमको ये क्या देगा? गंदा पानी देगा ये तुमको, हाँ। ठीक है, मैं अच्छा फिल्टर की बात कर रहा हूँ, वो तुमको अच्छा फिल्टर ही देगा, डेफिनेटली अच्छा पानी देगा। तो ये भी वही है, ठीक है। इसमें तुम पॉजिटिव नंबर डालो या फिर नेगेटिव नंबर डालो, ये तुमको देगा पॉजिटिव, ठीक है। क्या बात समझ में आ गया? हाँ। तो इसका जो है वो कुछ इस तरह काम करता है, प्लस 2 का मॉड भी 2 और माइनस 2 का मॉड भी 2, ठीक है। तो ये है इसका खासियत कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू तुमको आउटपुट में देगा। क्या बात समझ में आ गया? ये तो बेसिक बेसिक चीजें है भाई। और कुछ बेसिक चीजें अगर मैं इसमें बोल दूं तुमको, इंटरवल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये वो चीजें है भाई जो हमको हर चीज में लगेगा, ठीक है। इंटरवल वगैरह वो चीज है जो हर चीज में तुमको यूज करना होगा, ठीक है। इंटरवल क्या होता है? वो नहीं जो फिल्म में आता है, फिल्म में भी एक आता ना इंटरवल, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये क्या है? इंटरवल क्या है? हाँ, मैं इसको सेट भी बोल सकता हूँ, रेंज बोल सकता हूँ, ठीक है। कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक, वो जो रेंज है कि भाई इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज बनाया गया है वो इंटरवल है। अब इसमें दो चीज आता है, एक है ओपन इंटरवल, एक है क्लोज इंटरवल, ठीक है। एकदम बेसिक। ओपन में क्या होगा? जैसे अगर मैं बोल दो 2 से लेके 5, लेकिन 2 और 5 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो वो ओपन इंटरवल कहलाएगा। अगर मैं बोल दूं कि यार सर 2 से लेके 5 तक और दोनों ही वैल्यू इसमें क्या है? इंक्लूडेड है, तो ये होगा क्लोज्ड इंटरवल। अब इन दोनों को मिला के कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया कि सर सेमी ओपन सेमी क्लोज, 2 से लेके 5, दो इसमें इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 5 इसमें इंक्लूडेड है। कुछ ऐसा बोल दिया कुछ लोगों ने कि यार सेमी क्लोज सेमी ओपन, ठीक है, इसमें 2 इंक्लूडेड है 5 नहीं है। तो ये हो गए कुछ इंटरवल की बातें। इंटरवल यानी रेंज, इसका जो मीनिंग है इसका माने ये है कि 2 लेस देन x लेस देन 5, 2 और 5 में इक्वल्स टू नहीं है क्योंकि वो इंक्लूडेड ही नहीं है। क्या बात समझ में आ गया? यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू? 2 से लेके 5 तक। यहाँ पे क्या है भाई? 2 से लेके 5 तक। यहाँ पे 2 से लेके 5 तक। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या कोई परेशानी की बात है इसमें भाई? और नहीं है बोल दो। क्या ऑल क्लियर? अच्छा, तो यह है इंटरवल की कुछ बातें। फिर हाँ, इसके भी कुछ बातें होना चाहिए, बेसिक मैथ्स का क्लास है। इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी का जो चीज है, आ, ऐसा होता है कि इन्फिनिटी तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। क्लोज में हम किसको रखते हैं? जो इंक्लूडेड है। लेकिन इन्फिनिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए इन्फिनिटी पे ओपन देते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर मैं तुमको ऐसा बोल दूं कि सपोज x मोर देन 2, x का वैल्यू माना 2 से ज्यादा है, ठीक है,
तो तुम्हारा जो भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो ऐसा है, 2 पे तो ओपन रहेगा ही रहेगा, इन्फिनिटी पे डेफिनेटली ओपन, हर समय इन्फिनिटी पे कभी क्लोज देना ही नहीं, नहीं तो हाथ काटा जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तक पहुंचना नामुमकिन है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इन्फिनिटी तक पहुंचना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ओपन, क्या बात समझ में आ गया? तो इट्स गया उसकी बात है अभी, ठीक है। अभी हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात कर लेंगे। ये है तुम लोगों के पास, है क्या? अरे यार ठीक है, छोड़ो, अगर नहीं है तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में करेंगे फिर। ये तो है ना, जीएफ नहीं है, जीआईएफ तो है ना। जीआईएफ यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और लोग इसको बॉक्स एक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बॉक्स यानी जो इसका सबसे नियरेस्ट और पहले इंटीजर पार्ट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बॉक्स ऑफ 2.3 क्या है, 2.3 के आगे सबसे करीब उसका जो इंटीजर है क्या है भाई, 2 है, तो इसका वैल्यू 2 होगा। क्या बात समझ में आ गया? अभी अगर मैं इसको इसको बोलूं 5.4, इसका क्या है, 5 होगा, ठीक है। हाँ হ্যাঁ হ্যাঁ কোনটা, এটা পরে পরেরটা। वो उसका और एक नाम भी है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, एलआईएफ, ठीक है। एक हो गया ये। मान लो अगर मैं 5 के बारे में बात करूं तो बॉक्स 5 कितना होता है, 5 ही होगा, क्योंकि 5 तो खुद ही एक इंटीजर है। अभी इसका और एक चीज है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट यानी नाम पे ही क्या है, नाम पे ही फ्रैक्शन लगा है, मतलब सर समझ में तो आ गया कि सर फ्रैक्शन की बात हो रहा है। तो फ्रैक्शन यानी इस तरह लिखेंगे इसको, सेकंड ब्रैकेट या कार्ली ब्रैकेट से लिखेंगे। तो कुछ लोग इसको कार्ली ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको कार्ली एक्स के नाम पे भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको कुछ लोग बॉक्स एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्ली एक्स। ये क्या है भाई, ये कुछ ऐसा है, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। तो इसका क्या चीज है, इसका चक्कर ये है कि देखो, जैसे 2.3 एक नंबर है, तो इसका बॉक्स करने पे मेरे को मिलेगा 2। अब 2.3 से अगर मैं 2 को माइनस करूंगा तो रह जाएगा क्या, 0.3। वो 0.3 क्या है भाई, वो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट था। तो वो चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि फ्रैक्शनल एक्स यानी एक्स माइनस बॉक्सेस। क्या इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम है कुछ? फ्रैक्शनल पार्ट में 3.3 का भी नहीं हो सकता भाई। जैसे कि मान लो तुम इसको लिखते हो 3.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, 0.3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसा होगा ना, x माइनस एक्स यानी 3.3 माइनस बॉक्स x यानी 3, अब जाके ये आ रहा है 0.3। क्या बात समझ में आ गया? क्या इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो एक चीज इसको तुम ऐसे भी लिख दो कि यार तुम्हारा जो बॉक्स एक्स होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू इंटेक करेगा। जाहिर सी बात है, डेफिनेशन में लिखा है। और ये जो है, ये भाई साहब जो है, ये इसका वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा? कोई बोल सकता है ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? क्या इसमें कुछ गलती क्या मैंने, या सही है? ये जो कार्ली एक्स है या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, क्या इसका वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है कभी भी? वेरी गुड। क्यों होगा भाई? 1 हो जाएगा तो इंटीजर ना कहलाएगा, तो फिर फ्रैक्शन रहेगा, 1 का भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ये है उसका, हाँ पॉइंट रहेगा। क्योंकि अब अगर नहीं है तुम्हारे पास, अगर तुमने नंबर चूज किया 5, उसका फ्रैक्शन है कुछ, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा 0। क्या आ रहा है बात समझ में? क्या इसमें कोई डाउट्स वगैरह है? बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजों पे चल रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको खींच लो, थोड़ा इसको लिख लो। ये सब चीजें हमारा वो बेसिक चीजें है जो हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो ये डेफिनेटली डेफिनेटली यूज होंगे, राइट। लिख लो थोड़ा सा।
ठीक है। तो जैसे ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी जो आपसे करना थोड़ा जरूरी था, जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह ये सब। और थोड़ी चीज मैं ये देख लेता हूं, इनइक्वालिटी। ऐसे ये सब अलग अलग चैप्टर्स है, ठीक है, ये पूरा अलग अलग चैप्टर, लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो सब डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर सेगमेंट है। मैं थोड़ा बेसिक इंट्रो के लिए बोल रहा हूँ, बाकी अलग अलग पूरा चीज है, ठीक है। सो गेम पूरा डिफरेंट है। इनइक्वालिटी में क्या होगा, मान लो ए मोर देन बी, एक नंबर दूसरे नंबर से अगर बड़ा हो रहा है तो ए मोर देन बी, या छोटा है तो ए लेस देन बी। अगर इक्वल्स टू दे दिया तो बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बेसिक बात है एकदम, ठीक है। छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अब मान लो 5 मोर देन 3, क्या बात सही है? अगर मैं इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं, 5 इंटू 2 मोर देन 3 इंटू 2, क्या ये भी बात सही है? अगर इन दोनों के साथ -2 मल्टीप्लाई कर दूं, -10 मोर देन -6, क्या ये सही है? ये तो गलत हो गया सर। तो वो क्या चीज है जो गलत हो गया? तो यहाँ से एक स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा तुम्हारे साथ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइडिंग with positive number will not hamper in inequality। क्या यह तक तुम्हारा कहानी एकदम सही समझ में आ गया? अब सेम चीज वही फिर से लिखो कि अगर इस बार नेगेटिव नंबर से है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग with negative number will change the sign। स्टॉप। जैसे कि यहाँ पे तुम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, -10 और -6 के अंदर कौन छोटा है? -10, -10 छोटा है, ठीक है। अगर मैं -2 से डिवाइड करूं बोथ साइड, तो क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 3 होगा। अब क्या ये चेंज होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली हो जाएगा चेंज। मल्टीप्लाई करने पे भी चेंज हो जाएगा। मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कुछ भी करो, ये तुम्हारा साइन चेंज कर देगा। क्या ये बात क्लियर है? एकदम बेसिक बात थी, समझ में आ गया? क्या कोई डाउट है इसमें? कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल। और एक छोटा सा स्टेटमेंट ये भी है, दिल की बात है, कुछ प्लस माइनस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनइक्वालिटी है दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड दोनों जगह पे अगर सेम नंबर में प्लस करूं या माइनस करूं, उसमें इनइक्वालिटी का कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं ए मोर देन बी, ठीक है, फिर मैं लिख दूं ए प्लस एसर के मोर देन बी प्लस एसर के, अगर दोनों जगह पे मैं शाहरुख खान को ऐड कर दिया तो क्या इनइक्वालिटी का साइन में कोई दिक्कत होगा, परेशानी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगा। सेम फॉर लेस देन ऑल्सो। क्या बात समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? और एक चीज है, देखो इनइक्वालिटी पूरा अलग चैप्टर है, मैं जब स्टार्ट करूंगा तो पूरा बेसिक से फिर से लेके जाऊंगा। अभी वो सब चीजें मैं थोड़ा बोल लेता हूँ, जैसे कि जो चीज हमारा आगे की जो भी पढ़ाई होगी उसमें काम आएगा, बेसिक एकदम बेसिक बेसिक चीजें। क्या ठीक है? बात समझ में आ गया? मान लो ए मोर देन बी, ठीक है, तो 1/a 1/b, इन दोनों के बीच में क्या होगा? क्या वो मोर देन होगा, क्या ये लेस देन होगा, क्या होगा? वो दिखने के लिए हमको कुछ केसेस की हेल्प लेना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे कि 5 मोर देन 3, ये बात सही है? अच्छा, 1/5
और 1/3, इन दोनों के बीच में कौन छोटा है और कौन बड़ा है? थोड़ा बोलो। 1/5 छोटा है, 1/3 बड़ा है, क्या कोई डाउट है? अच्छा, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा क्या? क्या वो ऐसे नहीं हो जाएगा क्या? 1/5 लेस देन 1/3? ये बस सही है गलत है? सही है ना? अच्छा, साइन चेंज हुआ, साइन चेंज हुआ ना? अच्छा, साइन तो सर चेंज हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल, -2 -5 से बड़ा है या छोटा है? ग्रेटर देन होगा ऑब्वियसली। अगर दोनों का मैं क्या निकालू? रेसिप्रोकल निकालू। अभी कौन है बड़ा? -1/5 बड़ा है, -2 सॉरी -हाफ या फिर छोटा है? क्या इतने में कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई परेशानी की बात? एक सेकंड, हाँ सही, -1/5 बड़ा है, -1/2 छोटा है। क्या कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पे साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? साइन चेंज हो गया। अच्छा सर, पिछले बारे में तो हो गया था साइन चेंज, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अभी एग्जांपल नंबर थर्ड, क्या जो लिख रहे हो मैं वो सही है गलत है? 3 मोर देन -5 सही है गलत? बात क्लियर है? अगर मैं रेसिप्रोकल निकालू 1/3 1/5, अब कौन बड़ा है? वही बड़ा है। तो यहाँ पे साइन चेंज हुआ क्या? यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ ना, ठीक। फिर क्या दिक्कत है? ये एक साइड लिखा है, ये दूसरा साइड लिखा बोर्ड का, क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? हाँ, इन दोनों में डिफरेंस, क्या डिफरेंस है सर? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि पिछली बार इन एग्जांपल के टाइम इसका और इसका सेम साइन था, दोनों पॉजिटिव, इसका और इसका सेम साइन था, दोनों नेगेटिव। लेकिन इस बार एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या है? नेगेटिव। तो बात ये होगा ना, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाएंगे कि अगर ऐसा है, अगर ग्रेटर देन है तो साइन ग्रेटर देन रहेगा अगर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हुआ, साइन चेंज नहीं होता है। अगर दोनों ही सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस और माइनस माइनस। ये मैंने टेक्निकली लिख दिया, अब तुम इसको स्टेटमेंट के साथ खूबसूरती से लिखो। इफ both A and B are same sign, so reciprocals change sign। क्या बात क्लियर है? अगर डिफरेंट साइन हुआ तो ये ऐसे की ऐसे रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। ओके, इफ different sign then no change। क्या इतना बात क्लियर हो गया? क्या इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? तो इसको एक काम करो, इसको तुम पार्ट 1 लिख दो। आज का जो स्टार्टिंग में था वो तुम बेसिक मैथ का पार्ट 1 लिख दो, ठीक है? हम उसको 2-3 पार्ट में करेंगे, बेसिकली बेसिक मैथ का जो भी है, तो इसको तुम पार्ट 1 में लिख दो। और अभी मैं तुमको कुछ होमवर्क भी प्रोवाइड कर दूंगा, वो तुमको करके आना है घर से, ठीक है? चलो, आज का क्लास हम यही पे एंड अप करेंगे फिर।